मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और तंत्रिका तंत्र में हमने स्टार्ट कर लिया था तंत्रिका कोशिका को। तंत्रिका कोशिका की संरचना तक हम देख चुके हैं कि उसमें डेंड्रोइन उपस्थित होता है, एक्सोन होता है और रेनवियर के नोड होते हैं, माइलिन सीट पाई जाती है, स्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो तंत्रिका कोशिका की होती है वो होती है सूचना प्रसारण की, कि तंत्रिका कोशिका सूचना प्रसारण का कार्य करती है। ठीक है, तो अब यही जो तंत्रिका कोशिका है वो सूचना प्रसारण का कार्य जो करती है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से करती है। मतलब इसी तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में विभक्त किया हुआ होता है। जो हम तंत्रिका कोशिका पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र में, उसमें हम नेक्स्ट इसका टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका के प्रकार। अब तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी? नंबर 1 होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका। नंबर 2 होती है प्रेरक। नंबर 2 होती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका। और नंबर 3 होती है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। अब ये होती क्या है वो हमें ये तो पता है। तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ब्रेन से अंगों तक और अंगों से ब्रेन तक। तो अब ये इसी में विभक्त की है कि कौन सी कहाँ से सूचनाएं कहाँ लेके जाएगी। ठीक है, तो जिसमें हम पहले मान लेते हैं ये हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, और ये मान लेते हैं हमारे अंग है, ऑर्गन है। तो जो ब्रेन से अंगों तक जो सूचनाओं को लेके जाएंगी वो हमारी कहलाएगी संवेदी तंत्रिका कोशिका। जो अंगों से ब्रेन तक लेके आएंगी कहलाएंगी प्रेरक तंत्रिका कोशिका। और जो इन दोनों के मध्यस्थ कार्य करेंगी, संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिका के, वो कहलाएंगी मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। मतलब हमें ब्रेन और अंगों में ही देखना है कि जो ब्रेन से अंगों तक लेके जाती है वो संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। जो सूचनाओं को अंगों से ब्रेन तक लेके जाती हैं वो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। और जो सूचनाएं संवेदी और प्रेरक के मध्य आदान प्रदान की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इसी के आधार पर हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहला, संवेदी तंत्रिका कोशिका के लिए हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि जब सूचना मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचाई जाती है तो सूचना पहुंचाने वाली कोशिका क्या कहलाएगी? संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका की। तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो होगी हमारी वो क्या होगी, क्या करेगी? अंगों से सूचनाओं को कहाँ पहुंचाएगी? ब्रेन तक। तो जो कोशिका अंगों से मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाती हैं, अंगों से मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाती हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहलाती है। प्रेरक
तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहलाती है। और लास्ट हमारी रहेगी कौन सी? मध्यस्थ। तो मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका कौन सी होगी? जो सूचनाओं का आदान प्रदान कहाँ करेगी? संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य। तो हम इसके लिए लिखेंगे जो सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान संवेदी एवं प्रेरक कोशिकाओं, प्रेरक कोशिकाओं संवेदी एवं प्रेरक कोशिकाओं के मध्य करती है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका कहलाती है। मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो सिंपल सी बात हो गई तंत्रिका कोशिका के बारे में। पहले हम संरचना देख चुके थे, उसके बाद तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार में देख चुके हैं कि 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं, संवेदी, प्रेरक और मध्यस्थ। संवेदी का कार्य होता है सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचाना, प्रेरक का कार्य होता है अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाना, और मध्यस्थ जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य होता है संवेदी और प्रेरक के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो ये हमारी क्लियरली में तीनों तंत्रिका कोशिकाएं हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की, जो हमारी मेन हेडिंग थी। ये तो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही है। लेकिन तंत्रिका तंत्र में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और कितने भागों में विभक्त होता है उसकी बात करते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं मिटा दे रही हूँ। उसके बाद हम तंत्रिका तंत्र के पहले पार्ट्स देखते हैं कि वो कितने भागों में विभक्त होता है। तो मैं एक चार्ट बनाती हूँ उसके लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए। आप लोग भी साथ साथ में बनाते रहना चार्ट में क्या है कि हम तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है, 3 भागों में विभक्त रहता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का मतलब है नर्वस सिस्टम। इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है CNS का, पहला भाग होता है CNS का, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर हम इसके लिए सिर्फ हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो पहला भाग हमारा CNS का होता है तंत्रिका तंत्र का। दूसरा भाग होता है PNS का, PNS, जिसकी फुल फॉर्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इसका तीसरा पार्ट होता है हमारा तंत्रिका तंत्र का, होता है ANS। मतलब 3 पार्ट होते हैं, CNS, PNS और ANS। ANS की फुल फॉर्म होती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब ये जो तीनों तंत्रिका तंत्र हैं वो पुनः कुछ भागों में डिवाइड होते हैं। उनके भाग हम लिखते हैं, पार्ट्स लिखते हैं, जिसमें CNS में पहला जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें हमारा पहला भाग आता है मस्तिष्क का, मतलब ब्रेन का। CNS में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा पहला भाग किसका आता है? ब्रेन का, मस्तिष्क का। और मस्तिष्क के अलावा इसमें दूसरा भाग आता है डाइसेफ्रम का।
इसको हिंदी में भी डाइसेफ्लोन बोलते हैं और इंग्लिश में भी डाइसेफ्लोन ही कहा जाता है। डाइसेफ्लोन का डाइसेफ्लोन पुनः दो भागों में विभक्त रहता है, जिसमें एक हाइपोथैलेमस होता है और दूसरा थैलेमस होता है। ठीक है, तो इसको तो हम आगे सीएनएस में वापस डिवाइड करके देखेंगे, ये आगे वापस डिवाइडेड है तो इनको हम आगे देखेंगे। अभी यही देख लो कि इसका एक भाग डाइसेफ्लोन का होता है और दूसरा मस्तिष्क का होता है, सॉरी मेरुरज्जु का होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु का, डाइसेफ्लोन अलग से भाग आ जाता है इसमें, ब्रेन और मेरुरज्जु का होता है और मेरुरज्जु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है कपाल तंत्रिकाओं का, पहला भाग इसमें आता है कपाल तंत्रिकाओं का, कपाल तंत्रिकाएं, और दूसरा भाग इसमें आता है मेरु तंत्रिकाओं का, मेरु तंत्रिकाएं। ये दो पार्ट्स इसके होते हैं, ये इनमें डिवाइडेड रहता है। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और ये भी दो भागों में विभक्त रहता है। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी स्वायत्त, अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और परानुकंपी, परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये हमारी तंत्रिका तंत्र की वैसे आउटलाइन है, जो हमारा ऊपरी पार्ट है उसके लिए, कि जो तंत्रिका तंत्र है उसके तीन भाग हैं, तीन पार्ट है, सीएनएस है, पीएनएस है और एएनएस है। सीएनएस का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एएनएस का मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके बाद जो सीएनएस का भाग आता है वो वापस डिवाइडेड है, पीएनएस भी डिवाइडेड है और एएनएस का पार्ट भी वापस विभाजित है। तो हम सीएनएस की बात करते हैं तो सीएनएस स्टार्टिंग में दो भागों में विभाजित रहता है, जिसमें हमारा मस्तिष्क आता है और साथ ही मेरुरज्जु आती है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी दो भाग डिवाइडेड रहते हैं, जिनमें कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं आती हैं। और इसी तरह से जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसमें भी हमारे दो भाग आते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के। तो ये तो हमारा ब्रीफली जो आउटलाइन था वो था। अब हम इसमें सबसे पहले सीएनएस में मस्तिष्क का भाग पढ़ेंगे। ये हमारा थोड़ा जटिल भाग है, थोड़ा वैसे पढ़ने में बहुत इजी रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो मस्तिष्क है उसको थोड़ा सा ब्रॉडली अंदर से पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा जटिल भाग है। ठीक है, क्लियर है। तो हम इसमें सीएनएस में पहले स्टार्ट करते हैं मस्तिष्क को, फर्स्ट पॉइंट मस्तिष्क का। तो ये नोट डाउन कर लीजिए इसी तरह से चार्ट बना करके, उसके बाद हम मस्तिष्क को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो हम इसमें सीएनएस में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ए पॉइंट, और सीएनएस में ए पॉइंट हमारा किसका है, मस्तिष्क का या फिर ब्रेन का। अब ब्रेन की हम बात करें, मस्तिष्क की हम बात करें, तो मस्तिष्क जो होता है वो अगर सजीवों में देखा जाए तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क होता है। मतलब सबसे ज़्यादा ब्रॉड मस्तिष्क जो माना जाता है वो किसका माना जाता है, मानव का माना जाता है। ठीक है, और ये जो मस्तिष्क होता है उसका भार लगभग माना जाता है 1.5 किलोग्राम तक। कितना माना जाता है, 1.5 किलोग्राम तक मानव मस्तिष्क का भार 1.5 किलोग्राम होता है। और इसके मस्तिष्क को, हमारा मस्तिष्क बहुत ही वैसे अंदर से देखा जाए तो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको कवर अप करने के लिए, इसको बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इसके बाहर से खोपड़ी से इसे ढका हुआ होता है। जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है वो खोपड़ी है, उससे उसको ढका हुआ रहता है। और जो खोपड़ी होती है वो कपालीय मैनिनेज से इसको घेरे रखती है। किससे घेरे रखती है, कपालीय
मेनिनेज से, खोपड़ी के द्वारा इसे कपालीय मेनिनेज से घेरा जाता है। और ये जो मस्तिष्क होता है उस कपालीय मेनिनेज के बाद भी ये जो मस्तिष्क होता है वो 3 लेयर्स रखता है अलग अलग, और उन तीनों लेयर के अंदर इसके 3 पार्ट्स डिवाइड रहते हैं। मतलब जो हमारा मस्तिष्क है वो वापस 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसमें हमारा अग्र मस्तिष्क आता है, मध्य मस्तिष्क आता है और पश्च मस्तिष्क आता है। वो हम मस्तिष्क का डायग्राम बनाएंगे तब उसके अकॉर्डिंग समझ लेंगे। तो हम पहले इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बोला है, क्या बोला है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। तो जो ब्रेन है वो सजीवों में मानव का सबसे विकसित ब्रेन है। सजीवों में मानव मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क माना जाता है, या मस्तिष्क होता है, विकसित मस्तिष्क होता है। जिसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मानव मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है? खोपड़ी में। मानव मस्तिष्क खोपड़ी में सुरक्षित रहता है, खोपड़ी में सुरक्षित रहता है और यह खोपड़ी में कपालीय मेनिनेज, कपाल का नाम है खोपड़ी के अंदर जो स्थित है, जो मस्तिष्क को घेरे में रखती है, कपालीय मेनिनेज। कौन सी कपाल है? कपालीय मेनिनेज। कपालीय मेनिनेज से घिरा रहता है, कपालीय मेनिनेज से घिरा रहता है। ठीक है। इसके बाद इसमें बात आती है कि जो मानव मस्तिष्क है उसमें एक द्रव भरा रहता है, जिस द्रव को बोला जाता है सेरिब्रल द्रव। क्या बोला जाता है? सेरिब्रल द्रव, जो स्नेहक के रूप में कार्य करता है और मस्तिष्क में घर्षण जैसी क्रियाओं को कम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी भी बात लिख देते हैं कि मस्तिष्क में सेरिब्रल नामक द्रव भरा रहता है, सेरिब्रल नामक द्रव भरा रहता है, सेरिब्रल नामक द्रव भरा रहता है, जो स्नेहक का कार्य करता है। स्नेहक मतलब जो भी घर्षण की क्रियाएं होती हैं उनको कम करता है, स्नेहक का कार्य करता है, जो स्नेहक का कार्य करता है। इसके बाद मैंने बताया कि मानव मस्तिष्क पर 3 परतें पाई जाती हैं। मानव मस्तिष्क पर 3 परतें पाई जाती हैं। परतें पाई जाती हैं और इन परतों के अंदर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त रहता है इसके अंदर। तो इसके 3 भाग होते हैं, जिनमें पहला होता है अग्र मस्तिष्क का, जो हमारी सोचने विचारने जैसी क्षमताओं का कंट्रोल करता है।
ठीक है। तर्क करने, सोचने, समझने, इन क्षमताओं का जो कंट्रोल करता है वो होता है अग्र मस्तिष्क का भाग, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क का भाग। और ये मध्य मस्तिष्क का भाग जो होता है वो हमारा बोलने, लिखते, ऐसी क्रियाओं का कंट्रोल करता है, मध्य मस्तिष्क का भाग जो होता है। और थर्ड जो भाग होता है वो होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क का, जो अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करता है। पश्चिम मस्तिष्क ये अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करता है। तो ये हमारे 3 भाग हो गए मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं मस्तिष्क का डायग्राम बनाती हूँ जिसमें हम ये तीनों भाग देख लेते हैं, और ये भाग पुनः किन किन भागों में डिवाइडेड है उनको देख लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। ब्रेन में सबसे पहले ऊपरी भाग जो होता है वो इस तरह से गोलाकार स्ट्रक्चर में डिवाइडेड रहता है, इस तरह से। ठीक है। फिर ये जो पार्ट होता है, इसी पार्ट को हम नाम देते हैं इसका अग्र मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क, जिसके अंदर इस तरह से सलवटें पड़ी हुई रहती हैं अंदर की तरफ। इस तरह से इसके अंदर सलवटें पड़ी रहती हैं जो धूसर रंग की होती हैं, और इसी धूसर रंग के कारण इसे धूसर द्रव भी कहा जाता है। फिर ये वाला जो इसके नीचे वाला भाग है वो इस तरह से डिवाइडेड रहता है, और यहाँ पे जाके इस तरह से घुमाव रहते हैं उसमें 3। ये इस तरह से घुमाव है। ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पे ऊपर का भाग होता है थैलेमस का, और नीचे का भाग इसमें होता है हाइपोथैलेमस का। ये भी अग्र मस्तिष्क के ही पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं जो हम पुनः चार्ट बना करके देखेंगे, लेकिन अभी ये समझ लो कि ये वाला जो भाग है इतना इतना वो पूरा ही किसको शो कर रहा है, अग्र मस्तिष्क को। और ये वापस इस तरह से डिवाइडेड है, और फिर ये यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे पीछे की तरफ इस तरफ गोलाकार संरचना में उपस्थित होता है जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है, और ये अनुमस्तिष्क जो होता है वो आपके पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। ये जो अनुमस्तिष्क होता है वो किसका भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क का, अनुमस्तिष्क। यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पे जो फर्स्टली प्रेजेंट होगा वो होगा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और इसके नीचे जो ये घुंडीनुमा संरचनाएं होंगी वो होंगी, एक होगी पॉन्स और दूसरी होगी मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये जो पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और जो अनुमस्तिष्क के पार्ट हैं, ये तीनों ही पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं, पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं। ये भी पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, अनुमस्तिष्क भी पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पे मैंने बताया जो ये अग्र मस्तिष्क है, जो ऊपर वाला पार्ट है इसका अग्र मस्तिष्क का, वो तो कहलाता है जिसमें सलवटें पड़ी हुई रहती हैं और जो धूसर रंग के द्रव से भरा हुआ रहता है, वो भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का ऊपर वाला भाग जिसमें सलवटें रहती हैं वो कहलाता है प्रमस्तिष्क। और जो यहाँ पे मैंने जो मिड में भाग बताया वो अग्र मस्तिष्क का ही है, लेकिन इस
भाग में ऊपर की तरफ जो उपस्थित होता है वो होता है थैलेमस, और नीचे की तरफ जो उपस्थित होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो ये हमारे कुछ भाग हैं मस्तिष्क के, और ये जो लास्ट में सिर्फ नलीनुमा संरचना निकली हुई है वो है हमारी मेरुरज्जु की। तो मस्तिष्क कुछ इस तरह से डिवाइडेड है ब्रेन, जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। अग्र मस्तिष्क दो भागों में डिवाइडेड है, प्राइम मस्तिष्क और डाइसेफलोन, और ये दोनों जो थैलेमस हाइपोथैलेमस भाग है वो किसके हैं? डाइसेफलोन। इनको साथ में क्या बोला जाता है? डाइसेफलोन। और यहाँ पर ये जो पीछे का पार्ट है अनुमस्तिष्क वाला, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा का, वो किसके भाग हैं? पश्च मस्तिष्क के। तो यहाँ तक ही हमारा मस्तिष्क कंप्लीट हो चुका है, और मस्तिष्क में हम अब पहला पार्ट पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क का, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।